हेलो दोस्तों, तो आज फिर से आपके सामने हूँ। ठंड का मौसम जा रहा है और ये कैप मैंने ठंड की वजह से नहीं लगाई इसलिए है कि थोड़ा पोज बन जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग में डिस्कस किया जाता है। सबसे ज़्यादा वो सेक्टर जो रहता है चर्चाओं के दौर में रहता है और उस सेक्टर का नाम है एफएमसीजी सेक्टर। यह जो सेक्टर है यह सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है और इसके बारे में बातें करने पर भी बड़ा अच्छा लगता है। एफएमसीजी ऐसे प्रोडक्ट जो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। एक 3 साल के बच्चे से लेके एक 60 साल के सीनियर सिटीज़न तक, लड़का लड़की हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। इवन अगर देखा जाए तो आपके घरों में जो पेट्स होंगे वो तक इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यही वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय हमेशा रहता है। आप टीवी में देखेंगे सबसे ज़्यादा डिबेट्स इन्हीं के होते हैं, सबसे ज़्यादा हॉट स्टॉक इन्हीं सेक्टर से होते हैं। पर जितना ज़्यादा ये सेक्टर बातों में इस्तेमाल किया जाता है उतना ही कम इसके ऊपर रिसर्च की जाती है। बहुत से लोग ऐसी कंपनियां ख़रीद के बैठ जाते हैं एफएमसीजी में जो सालों आगे नहीं बढ़ती। मैंने भी जब शुरुआती दौर में एफएमसीजी में एक कंपनी का स्टॉक लिया था, करीब 2 साल तक मैं रखा रहा। उसका एक प्रोडक्ट था जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था, मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता था, मेरे घर में होता था और वो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था। पर वो कंपनी ने मुझे ज़ीरो गेन दी है 2-2.5 साल तक। तो ये एक सीख मुझे मिली है। अब आप लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस सेक्टर में कैटेगरीज़ आगे बढ़ जाती हैं। कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हो जाती हैं जैसे हम कहेंगे कि पर्सनल केयर और एडिबल्स। अब आप कहेंगे क्या मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रोडक्ट जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे साबुन हो गए, डिटर्जेंट हो गए, शैम्पूज़ हो गए, ऑयल्स हो गए, ये सारी चीज़ हम अपने पर्सनल केयर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पर्सनल केयर में आ गया। साथ ही में आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कुछ सनस्क्रीन हो गई, ये सारी चीज़ें ये सब पर्सनल केयर में आ गई। और फिर इसके बाद एडिबल्स भी होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हम रोज़ ख़रीद रहे हैं, हमें रोज़ ही लगना है। जैसे कि टीज़ हो गई, चाय पत्ती हो गई और खाने के तेल हो गए और कुछ ब्रांडेड आइटम्स होते हैं जो हम एज अ ग्रोसरी के रूप में हमेशा अपने घरों में लेकर आते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज़ में ये डिवाइड हो जाता है। अब आप गौर करेंगे कि ये इन दोनों के जो डायमेंशन रहेंगे थोड़े से अलग रहेंगे। जो ऐसी एफएमसीजीज़ कंपनियां हैं जो खाने पीने के आइटम्स बनाती हैं, उनके लिए आपको अलग माइंडसेट से सोचना होगा और ऐसी चीज़ें जो डेली यूज़ में इस्तेमाल होती हैं, जो पर्सनल केयर में इस्तेमाल होती हैं, उनके लिए आपको अलग तरीके से सोचना होगा। तो हम आगे जाके इस वीडियो में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे सभी कंपनियों का जो सभी तरह के एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती हैं। आगे जाके जब ये एनालिसिस हम करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे हमने बैंकिंग सेक्टर में किया था उसी तरह का एनालिसिस ये रहेगा कि आपके सामने कुछ एक नाम आएंगे जो मैं रेस में सबको पछाड़ देंगे। पर बात यहाँ पर ये नहीं होती है कि कौन सबसे ज़्यादा रैंक लेकर फ्रंट पर आ रहा है। आपको फ्यूचर का विज़न पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस कंपनी के पास मोट है, किस कंपनी के पास ऐसा कुछ है जिससे उसकी ग्रोथ बढ़ सकती है। तो ये हम आगे चलकर देखेंगे। अब
क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आपको इस सेक्टर के बारे में पता होनी चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर ये बातें आपको जानना ज़रूरी है। और उसके बाद एनालिसिस तो हम कर ही लेंगे, वो तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर कर लेंगे, आप उसको देख लीजिएगा और बहुत ही जल्दी आप खुद भी पेन पेंसिल से या पेन पेपर से आप वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैं अभी आपको बताने ही जा रहा हूँ, वो आप ज़रूर समझें और इस बारे में ज़रूर सोचें कि मैं कह क्या रहा हूँ, और आपको भी इस तरीके से जानना चाहिए इस बारे में। इस सेक्टर में काम करने वाली सभी कंपनियों के जो मार्जिन होते हैं वो कम रहते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। पर जो इनके प्रोडक्ट का वॉल्यूम रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, तो जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो वॉल्यूम टर्नओवर से जनरेट होता है। मार्जिन बहुत ही गला काट कंपटीशन की वजह से बहुत ही थिन होते हैं और वॉल्यूम इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है, आप वो देखिएगा। और इसके बाद इस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा मायने रखता है। किस कंपनी के पास बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कंपनी एक मोट बना लेगी मार्केट में, उसको हटा पाना नए प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज भी आप देखेंगे एफएमसीजी में जो नाम 20 साल पहले थे, 25 साल पहले थे, आज भी वो नाम मौजूद हैं। वो कंपनियां अभी भी प्रॉफिट कमा रही हैं। हाँ, हालांकि जिन्होंने 20 साल पहले पैसे लगाए थे वो आज अच्छे खासे ग्रोथ में बैठे हुए हैं, पर जो आज लगाएंगे वो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ये मैं जब एनालिसिस में आपको करके बताऊंगा तब आप भी इस बात को जज कर लेंगे। अब इसमें ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है कि कंपनी का ब्रांड नेम कितना मजबूत है। आप ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप इन्हें ख़रीदते हैं तो ये डिब्बा बंद होती हैं, सील पैक होती हैं, रैपर के अंदर बंद होती हैं, तो अंदर घुस के तो आप देख नहीं सकते। तो ऑब्वियसली आपको विश्वास करना पड़ेगा ब्रांड नेम पर, विश्वास उसी पर आप कर सकते हैं और उसके बाद उसे आप ख़रीद सकते हैं। अब वो पसंद आता है आपको नहीं आता वो बात की बात है। तो ब्रांड नेम बहुत बड़ा एक फैक्टर है इसमें। अब इस सेक्टर में रेगुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा टाइट होती हैं। गवर्नमेंट इन कंपनियों के ऊपर बड़े कड़े नियम बना के रखती है प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर। क्योंकि इनके प्रोडक्ट एक मास पॉपुलेशन इस्तेमाल करती है, तो अगर इनके प्रोडक्ट में ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो वो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा गवर्नमेंट के सामने। तो इस वजह से रेगुलेशंस इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तगड़ी होती हैं। अब इसके बाद इन कंपनियों के लिए एक चैलेंज भी होता है। वो चैलेंज ये होता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर इन्हें रीड करना आना चाहिए कि कौन सा कंज्यूमर क्या ख़रीद रहा है और पहले क्या ख़रीद रहा था। ये इनको पता होना चाहिए कि वो अपना बिहेवियर बदल रहा है तो क्यों बदल रहा है, और वो हमारे प्रोडक्ट से किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में शिफ्ट हो रहा है तो वजह क्या है, और हम वो प्रोडक्ट क्यों नहीं बना सकते। तो ये सारा एनालिसिस करना इनको आना चाहिए, मतलब ये इनके प्रोडक्ट लाइन में ये आपको विजिबल होना चाहिए। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ अभी आगे चल के। और कंपटीशन तो इसमें बहुत ही टफ़ है, गला काट कंपटीशन है। आपकी ज़रा सी मतलब आप एक टूथपेस्ट अगर 5 से 10 रुपये सस्ता हो जाएगा तो हो सकता है कंज्यूमर सस्ते वाले टूथपेस्ट पर शिफ्ट कर जाए। पर उसी तरह ऐसे भी कंज्यूमर्स होते हैं जो सिर्फ ब्रांड नेम में विश्वास करके अपने ब्रांड को बदलेंगे नहीं। अब जैसे मैं हूँ तो मैं हमेशा नया ट्राई करने के लिए सोचता हूँ, पर आप हमेशा उसी तरीके के उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के सोचते होंगे जो आप हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दोनों में कोई बुराई नहीं है। मैं एज ए इन्वेस्टर सोचता हूँ कि मैं ये भी ट्राई करूँ, मैं वो भी ट्राई करूँ, मैं ये भी, तो पर आप अगर ऐसा ना सोच रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें। अब इसमें एक कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम
ये क्रिएट हो सकती है कि कंपनी किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी तो नहीं बना रही है। इसलिए यहाँ पे जो रेवेन्यू, ओवरऑल जो रेवेन्यू आना चाहिए वो मिक्स होना चाहिए। अगर किसी एक प्रोडक्ट का ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो आप गौर करेंगे कि कंपनी की डिपेंडेंसी उस पर ज़्यादा हो गई। अब इसका नुकसान कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कोई नया प्लेयर आता है और वो ही उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देता हो, किसी तरीके से वो उसे सस्ता बना देता है या अच्छा बना देता है, तो आपकी मोट जो बाज़ार में थी वो डैमेज हो गई। अब उस कंपनी को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये आपको देखना होगा कि रेवेन्यू मिक्स होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आपको दे रहा हूँ। जब हम एनालिसिस करेंगे कंपनियों का, तो एक कंपनी ऐसी निकल कर आएगी जो एक प्रोडक्ट पर ज़्यादा डिपेंडेंट है और मेरा व्यू आपके व्यू से अलग रहेगा। तो आप ये एनालिसिस ज़रूर करिएगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर होगा मेरे साथ भी और आपके साथ भी। मैं अलग तरीके से रिस्क लूँगा, आप अलग तरीके से रिस्क लेंगे, तो यहाँ पर ये भी देखने की ज़रूरत होगी। अब इसके बाद यहाँ पर आज का दौर जैसे ई कॉमर्स का है, तो अब आप ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी ई कॉमर्स के ज़रिए कितनी ग्रोथ कमा रही है, कि कितनी जल्दी वो अपने प्रोडक्ट को D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर भेज रहे हैं। पहले जो डिलीवरी चैनल्स होते थे वो स्टॉकिस्ट, फिर डीलर और फिर उसके बाद रिटेलर के पास आते थे। अब ऐसा नहीं है। अब आप गौर करेंगे कि सीधे किसी कंपनी के स्टोर्स में आते हैं और वहाँ से आपको सीधे आपके घर में ग्रोसरी आ जाती है। तो ये एक डायमेंशन नया क्रिएट हो गया कोविड के बाद से। तो ये भी आज के दौर में देखना ज़रूरी है। और इसके बाद मर्जर्स, क्योंकि ये कंपनियां कैशलेस होती हैं, ये मतलब कैश मशीन होती हैं। तो इन कंपनियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। ये नए प्रोडक्ट को बनाने की बजाय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। और अगर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, बाज़ार में कोई नई कंपनी आ रही, तो उसे एक्विजिशन करके हासिल करने की इनकी अप्रोच होती है। तो ये बिज़नेस ही ऐसे काम करता है। तो सारी कंपनियां इसमें ऐसे ही काम करती हैं। तो सबकी सोचने का तरीका इसी तरह होता है कि हम अगर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, भले वो हमारी प्रोडक्ट लाइन से मैच नहीं कर रहा, पर उस प्रोडक्ट की ग्रोथ भविष्य में अच्छी दिख रही है, तो ये उसे कैप्चर करने के लिए, उसे एक्विजिशन करने के लिए कोशिश करेंगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जब हम एनालिसिस करेंगे, तो मैं पॉइंट आपको पहले बता दे रहा हूँ, मैं कंप्यूटर स्क्रीन में फिर से बताऊँगा कि सबसे पहले फाइनेंशियल रेशियोज़ पर हम इसको एनालिसिस करेंगे। इसमें जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हम एनालिसिस करेंगे वो रहेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियोज़, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे, ROE भी करेंगे साथ में, और मार्केट कैप भी हम करेंगे। क्यों अब मार्केट कैप क्यों मैटर करता है, ये भी मैं आपको जब एनालिसिस करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। साथ में डेब्ट टू इक्विटी, अब क्योंकि ये कंपनियाँ कैश मशीन्स होती हैं तो इनके पास डेब्ट तो इतना होता नहीं है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हम इसमें ध्यान में रखेंगे, पर कुछ कंपनियों के पास थोड़ा बहुत डेब्ट होता है, पर ज़्यादातर कंपनियों के पास डेब्ट होता नहीं है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी उतना ज़्यादा मैटर करेगा नहीं। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, ये ज़रूर ध्यान में रखने वाला फाइनेंशियल इशू है कि ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा कि कौन सी कंपनी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है सेल्स ग्रोथ। अगर इन कंपनियों में ग्रोथ नहीं आ रही है तो कितना भी बड़ा ब्रांड नेम हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उसे खरीद के रखे रहने से कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद एंटरप्राइज वैल्यू और एबिटा, ये भी हम देखेंगे आगे चलकर। अब इसके बाद दो फैक्टर हैं, एक तो सेल्स ग्रोथ में बता चुका हूँ, और उसके बाद है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जब मैं आपको एनालिसिस करने बताऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए ये इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। FMCG कंपनियों में आपको ये देखना क्यों ज़रूरी है। तो आप
इस बारे में, इन रेशियोज़ के बारे में अपने स्तर पर भी थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं, यूट्यूब में, गूगल में, जहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे और आगे का एनालिसिस करेंगे। तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं कि जो एक्सेल शीट है वो मैंने पहले ही बनाकर रखी हुई है और इसमें जो रेशियो मैंने पहले आपको बताए थे उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंसिडर नहीं किया है और आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह मैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी को कंपेयर कर रहा हूँ। साथ ही मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि इन कंपनियों पर डेब्ट कम ही होता है। इस वजह से ये इंटरेस्ट का जो इनका अमाउंट निकलता है ये वो आसानी से निकाल लेती हैं क्योंकि ये कैश रिच कंपनियां होती हैं। कंपनियां जो आपके सामने हैं वो आपको दिख रही होंगी। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ब्रिटानिया, नेस्ले। अब यहाँ पर आप इस बारे में सोच सकते हैं कि ब्रिटानिया और नेस्ले जो हैं इनका ज़्यादातर फोकस जो होता है ये एडिबल्स एफएमसीजी कंपनियां हैं और एचयूएल और आईटीसी जो हैं, खासतौर से एचयूएल जो है ये पर्सनल केयर में ज़्यादा ध्यान देती हैं और आईटीसी जो है ये दोनों में है, पर्सनल केयर में भी है और एडिबल्स में भी है। डाबर जो आप देख रहे हैं ये भी पर्सनल केयर में आता है। तो आप ये यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपनियों का कंपैरिजन है वो हेल्दी कंपैरिजन नहीं है। देखिए ये एक तरीके का तरीका है जिनसे आप एचयूएल और आईटीसी और डाबर और ब्रिटानिया और नेस्ले इस तरह की एफएमसीजी कंपनियों को कंपेयर कर सकते हैं। ओवरऑल एफएमसीजी बिजनेस मॉडल को कंपेयर करने का यह कई तरीकों में से एक आसान तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप जब भी चाहें इन कंपनियों को बदल सकते हैं और इसमें जो रेशियो मैंने आपके सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें और भी रेशियो जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने इसमें पीईजी, पैग रेशियो नहीं जोड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो वो भी इसमें जोड़ सकते हैं। उससे भी आपको इन कंपनियों की फ्यूचर ग्रोथ और वैल्यूएशन, ये कितने महंगे हैं या कितने सस्ते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर मिलेगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये सारा जो डेटा आप ऊपर के कॉलम में देख रहे हैं, ऊपर के जो 5 कॉलम आप देख रहे हैं, ये जो 5 रो आप देख रहे हैं, ये सारा डेटा मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है और इन डेटा को कलेक्ट करने के लिए मैंने screener.com का इस्तेमाल किया है जहाँ से ये डेटा मुझे मिला है। हो सकता है कि आप किसी और वेबसाइट का इस्तेमाल करें तो ये डेटा अलग होगा। अगर ऐसा होता है तो आप चिंता मत करिएगा क्योंकि ये डेटा अलग अलग हो सकता है। जो वेबसाइट्स के जो एनालिस्ट होते हैं कई बार उनके पास भी डेटा अलग अलग तरीके से आता है तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो जो फिगर आपके सामने आ रहे होंगे जब आप खुद ये सारे रेशियोज का डेटा कलेक्ट करेंगे तो अलग हो सकता है। तो इसमें आप चिंता ना करें। अगर अलग होता है तो जो डेटा आपको जहाँ से मिल रहा है, जो क्रेडिबल सोर्सेज से मिल रहा है, उसी को इस्तेमाल करें और इस तरीके का इस्तेमाल करें। अब शुरुआत करते हैं एनालिसिस की। पी रेशियो आप देख रहे हैं, आईटीसी, एचयूएल, डाबर, ब्रिटानिया, नेस्ले सबका पी रेशियो आपके सामने। रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, सबका आपके सामने है। डेप्ट टू इक्विटी ये भी आपके सामने है। इसमें ब्रिटानिया का बस थोड़ा सा डेप्ट ज़्यादा है पर ये मायने नहीं रखता है क्योंकि ये जब चाहे इस डेप्ट को ख़त्म कर सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है आप देख रहे हैं 36, 24, 19, 17, 23 आप देख रहे हैं। एंटरप्राइज वैल्यू और एबिटा, यह रेशियो
मैंने आपसे बोला था कि अभी मैं आपके सामने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। ज़्यादा डिटेल में कर नहीं सकता हूं क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा इसमें, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एंटरप्राइज वैल्यू वो होती है जो कंपनी के सारी इन्वेंट्री, डेब्ट, एसेट्स को जोड़कर होती है। वो एंटरप्राइज वैल्यू और एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, इसको जब हम डिवाइड करके एक परसेंटेज में जो डेटा हमारे पास निकलेगा, यह एक एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल कहलाता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में से एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल बोलते हैं। जैसे हम पीई रेशियो को बोलते हैं ना कि अर्निंग मल्टीपल्स क्या है, वैसे एंटरप्राइज मल्टीपल क्या है। तो ये होता है। अब इन कंपनियों के बारे में यह देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये आपको कंपनियों को ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू होना बताते हैं कंपैरिजन में। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 17 सबसे कम है और 41 सबसे ज़्यादा है या 46 सबसे ज़्यादा है, तो आप इसे ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसे पीयर्स के जरिए कंपैरिजन किया जाता है कि अगर जैसे इसमें तो आप, मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनियों का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग अलग है यहाँ पर अगर आपको सेम सेम कॉन्टेक्स्ट की कंपनियां मिलती हैं एफएमसीजी सेक्टर में जो एक ही तरीके का बिजनेस कर रही हैं, उन दोनों का पीयर कंपैरिजन जब आप करेंगे तो उसमें जिसका ये कम होगा वो वैल्यू, वो कंपनी अंडर वैल्यू है। तो इसका मतलब ये होता है। पीई ऊपर नीचे हो सकता है, आप देखेंगे पीई ये कंपनी हमेशा प्रीमियम पर ट्रेड करती हैं, पर एंटरप्राइज वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसको आप और एनालिसिस करिएगा, इसको इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, किसी और सोर्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। इसके बाद आती है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ ये सालाना की 3 साल की एवरेज सेल्स ग्रोथ है कि 3 साल में ये कितनी कंपनियां किस हिसाब से ग्रोथ कर रही हैं। अब मैं चाहता तो ईयरली सेल्स ग्रोथ भी ले लेता, पर बात यह है कि हमें 3 साल और 5 साल कम से कम इतनी सेल्स ग्रोथ लेनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है क्योंकि एक लंबे समय में कंपनी कंसिस्टेंसी से कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है ये आपको आइडिया लगता है कि 3 साल की ग्रोथ इतनी है। हो सकता है 1 साल में इनके पास से कुछ मार्केट शेयर किसी दूसरी कंपनी में जाए, पर अगले साल ये वापस उसे गेन कर सकते हैं क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था ना कि इनमें गला काट कंपटीशन होता है। इस वजह से हमें 3 साल 5 साल की एवरेज सेल्स ग्रोथ ही कंपेयर करनी चाहिए। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर में मैं आपके पास बाद में आऊँगा। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ भी ये जो है 3 से 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखनी चाहिए। ये 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि वही जो मैंने फार्मूला है जो सेल्स ग्रोथ में लगाया है, वही मैं यहाँ पर भी प्रॉफिट ग्रोथ में लूंगा कि हो सकता है कि इनकी प्रॉफिट 1 साल इनका मार्केट शेयर किसी और कंपनी के पास चले जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ घट सकती है, पर अगले साल ये वापस उससे कैप्चर करेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ भी सकती है। तो यही यही कंसर्न है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये नंबर अभी आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें इन्हें, इसके बारे में मैं बाद में आऊँगा। पर आप देखिएगा कि 3 साल एवरेज, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ, एवरेज 3 साल की सेल्स ग्रोथ कंपेयर करने का उद्देश्य हमारा यही है। अब आते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ नंबर माइनस में है और कुछ पॉजिटिव में है। कुछ कंपनियों के पॉजिटिव में है, कुछ कंपनियों के नेगेटिव्स में है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल ये होती है कि इनकी इन्वेंट्री कितने दिन में कैश में बदल जाती है। अब मैं फिर से बोलूंगा, इस रेशियो का मतलब ये होता है कि कितने दिन में ये कंपनियां अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिनका नंबर पॉजिटिव में है उनको इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में रखनी पड़ती है और उतने दिन बाद वो कैश में कन्वर्ट होती है। जिनका नंबर नेगेटिव में है उसका सीधा सा मतलब ये है कि इनके पास एडवांसेस आ रहे हैं, माल बनाने के लिए इनको एडवांस पेमेंट हो रही है, फिर ये माल डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा मायने रखता है। किस कंपनी की ब्रांड वैल्यू यहाँ से आपको पता चल जाती है कि कितनी तगड़ी है। आप HUL की ब्रांड वैल्यू देखिए, 50 दिन का एडवांसेस इनके पास रहता है, उसके बाद ये माल को डिस्पैच करते हैं। इतनी तगड़ी ब्रांड वैल्यू है इनकी। तो इसको भी आप इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च करिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब हम आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब यह होता है कि 1 साल में
कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार रोल ओवर किया है, मतलब कितनी बार टर्न किया है। तो आप समझिएगा, एच को देखिए 7.6 टाइम इसने एक साल में अपनी पूरी इन्वेंट्री को टर्नओवर कर दिया। मतलब जितनी इन्वेंट्री ये बनाते हैं ना, वो 7 बार एक साल में रोल ओवर हो जाती है। तो ये आपको बताता है कि इनका कंजम्पशन कितना ज़्यादा है, ये कितनी तेज़ी से इनके प्रोडक्ट कंजम्पशन होते हैं। तो इसका भी सीधा सा जो कंक्लूजन निकलता है कि इनकी ब्रांड वैल्यू कितनी तगड़ी है, ये हमें यहाँ से इन दो रेशियो को देखने से पता चल जाता है। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे जब हम आते हैं तो कंपनीज की रैंक है, वही तरीका जो हम लोगों ने पिछली बार बैंक सेक्टर में लगाया था, वही लगाया था। पी रेशियो में जिसका सबसे कम होगा उसे सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। 5 कंपनियां हैं तो सबसे कम वाले को 5, फिर उससे में 3, 4, 2, 1, उस हिसाब से नंबरिंग की गई है, रैंकिंग की गई है। अब आर पर हम आते हैं तो वही फार्मूला है, जिसकी आर सबसे ज़्यादा होगी उसे सबसे ज़्यादा रैंक मिलेगी। 5, 4, 3, 2, 1। नेस्ले आप देखिएगा 108% की इनकी आर है, तो सबसे ज़्यादा नंबर है। फिर उसके बाद ब्रिटानिया है, फिर उसके बाद आईटीसी है, फिर उसके बाद एचयूएल है, फिर उसके बाद डाबर है। तो आर ओ ई जिसका ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा नंबर, जिसका कम होगा डिक्लाइन होता जाएगा। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो यहाँ पर आप देखेंगे, ज़्यादातर कंपनियों में डेप्ट होता नहीं है। ये कुछ वजह होती है, ये कुछ डेप्ट लेती हैं और ये ज़्यादा दिन डेप्ट अपने ऊपर रखती नहीं है। तो ये एक, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये कैपिटल एक्सपेंशन कर रही हैं कहीं पर, या तो उस वजह से इन्होंने डेप्ट लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ये ज़्यादा तो नहीं ले रही। तो वही तरीका, जिसके ऊपर डेप्ट सबसे कम होगा उसे सबसे ज़्यादा रैंक दी जाएगी, और जो डिक्लाइन होता जाएगा उसके बाद, मतलब जिसका डेप्ट बढ़ता जाएगा, उसकी रैंक भी घटती जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी वही तरीका अपनाया गया है, जिसका सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा उसको सबसे ज़्यादा रैंक मिलेगी, फिर उसके बाद डिक्लाइन होता जाएगा। एंटरप्राइज वैल्यू एबिटा, ये यहाँ पर आप देखिए कि आपस में हमें कंपैरिजन करना है कि जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू सबसे कम होगी उसे सबसे ज़्यादा रैंक मिलेगी, और जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसे सबसे कम रैंक मिलेगी। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। सेल्स ग्रोथ जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसे सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और जिसकी कम होगी उसे सबसे कम नंबर मिलेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी वही है, जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा रैंक मिलेगी, जिसका कम होगा उसे कम रैंक मिलेगी। कैश कन्वर्जन साइकिल, क्योंकि नंबर माइनस में है तो आपको उस हिसाब से इसकी रैंकिंग करनी पड़ेगी। जिसकी कैश कन्वर्जन साइकिल सबसे कम होगी उसे सबसे ज़्यादा रैंक मिलेगी, उसके बाद ये नंबर बढ़ता जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख रहे होंगे कि जिसका प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा उसे सबसे ज़्यादा रैंक मिलेगी, और उसके बाद जैसे जैसे प्रॉफिट ग्रोथ कम होती जाएगी, रैंक भी उसकी घटती जाएगी। ये यहाँ पर हो जाएगा, और इन सारे नंबरों को मैंने यहाँ पर टोटल बना दिया है, तो ये रैंक निकल आए हैं, ये टोटल नंबर इनको मिले हुए हैं। सबसे ऊपर आ रहा है एच, फिर उसके बाद आ रहा है आईटीसी, फिर उसके बाद आ रहा है ब्रिटानिया, फिर उसके बाद आ रहा है नेस्ले, फिर उसके बाद आ रहा है डाबर। डाबर सबसे आखिरी में है, एचयूएल सबसे ऊपर है, सेकंड बेस्ट यहाँ पर आईटीसी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर है, आप देखेंगे कि इन सब में सबसे ऊपर जो कंपनी आ रही है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद आईटीसी आ रही है, और उसके बाद आप नंबर से देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपको एचयूएल में निवेश करना चाहिए या आईटीसी में निवेश करना चाहिए। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा दे ही देता हूँ, वो इस बार भी दे दे रहा हूँ कि जो भी नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो निवेश की सलाह नहीं है। उनमें आप इस वीडियो को देखने के बाद निवेश ना करें। आप किसी योग्य और सर्टिफाइड एडवाइज़र से संपर्क करने के बाद, उनकी सलाह लेने के बाद ही अपनी पोजीशन किसी भी एफएमसीजी कंपनी में बनाएं। इस वीडियो को कंक्लूजन के रूप में लेने के आप ना सोचें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं यहाँ पर हूँगा
तो मैं किस में निवेश करूँगा? मैं एचयूएल में निवेश नहीं करूँगा, ना मैं डाबर में करूँगा, ना मैं ब्रिटानिया में करूँगा, ना मैं नेस्ले में करूँगा। बचता सिर्फ है आईटीसी। अब क्यों, वजह क्या है? आइए इस वजह के बारे में जानते हैं। अब हम तिजोरी फाइनेंस में आ चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी दोनों का डेटा विंडो खोल कर रखा हुआ है। आईटीसी पर आते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे और रेवेन्यू मिक्स में आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि इनका रेवेन्यू आता कहाँ से है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ये 37% इनका शेयर है, होम केयर में 35% है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट में 23% है और अदर्स की कैटेगरीज में है। अब आप यहाँ पे थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप भी यहाँ पर बताया गया हुआ है कि किस सेगमेंट से इनका कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। अब आप आईटीसी में जाएंगे तो यहाँ पर आप ऊपर आएंगे, थोड़ा सा मार्केट शेयर में आएंगे तो 84.27% इनका मार्केट शेयर सिगरेट्स में है। इनके आगे पीछे भी कोई नहीं, कोई कंपनी इतना बड़ा मार्केट शेयर लेकर नहीं बैठी हुई है। फ्रूट जूस में 9% है, इंस्टेंट नूडल्स येपी में 23% है, नोटबुक जो बच्चों के लिए नोटबुक्स आती हैं वो 25% है। अब आप गौर करेंगे कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी एफएमसीजी में कहाँ से आ रही है, तो टबैको की इंडस्ट्री हुई, बिल्कुल सही बात है। पर क्योंकि सिगरेट भी, एक सिगरेट 5-6 मिनट में ख़त्म हो जाती है, 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है, तो वो भी फास्ट मूविंग गुड्स हुआ, तो इसलिए इसको भी एफएमसीजी में डालते हैं। और अब नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे एफएमसीजी से इनका मार्केट जो रेवेन्यू है प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है, अब ये अपना बढ़ाते जा रहे हैं। ये एग्री बिजनेस में भी हैं, पेपर बोर्ड में भी हैं, ये यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अभी भी जो ब्रेकअप है, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट में अभी भी इनका 38% है और सिगरेट में अभी भी ये 61% है। मतलब सीधी सी बात यहाँ पर ये है, आईटीसी जितना भी मुनाफा कमा रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके सिगरेट बिजनेस से आ रहा है और सिगरेट बिजनेस में ये मार्केट लीडर है। मतलब इनका एक छत्र राज है यहाँ पर। अब क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगते हैं और कोई दूसरी कंपनी इनको चैलेंज करने के लिए आएगी नहीं। उसकी वजह ये रहती है क्योंकि यहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं सिगरेट के बिजनेस में वो बहुत ही तगड़ी होती हैं। तो कोई दूसरी कंपनी अगर आएगी तो उससे गवर्नमेंट से डीलिंग करने में, रेगुलेशन को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, पर आईटीसी वो ऑलरेडी कर चुकी है। तो इस हिसाब से आईटीसी का सिगरेट बिजनेस एक तरीके का बैकअप है। अब ये यहाँ पे आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम सिगरेट बिजनेस में क्यों निवेश करें, ये तो लोगों की जान ले रहा है। तो आप निवेश कर रहे हैं, आप किसी को सिगरेट ऑफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपका उद्देश्य निवेश करके पैसा कमाना है। अगर सिगरेट के पैकेट में ही लिखा रहता है कि आपके लिए नुकसानदेह है, फिर भी कोई ले रहा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है ना, सिगरेट बनाने वाले की गलती है। अब आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो आप देखेंगे ब्यूटी पर्सनल केयर में, जो होम केयर में, इस सेक्टर में ना आज के दौर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाएंगे या अपने पर्सनल नीचे आसपास की ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे तो आपको कई लोकल ब्रांड भी आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे जहाँ पर मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में, तो वहाँ पर डिटर्जेंट मार्केट जो है वो एक लोकल कंपनी ने बड़ी बुरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पे एक बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा एक लोकल डिटर्जेंट है वो कैप्चर करता जा रहा है। और मैं, मेरे घर में खुद ही HUL का जो डिटर्जेंट है वो पिछले 2-3 सालों से नहीं आया, मैं खुद नहीं लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि क्वालिटी वाइज मुझे उस कंपनी का डिटर्जेंट अच्छा लग रहा है और हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो सस्ता भी है, उसमें ऑफर भी रहते हैं और HUL से तो वो, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि क्वालिटी घटिया है,
पर हाँ HUL के बराबर ही है। तो यहाँ पर एक चैलेंज इन कंपनियों के साथ ये आ रहा है कि अब जो केमिकल बिजनेस है वो ओपन हो चुका है। अब डिटर्जेंट आपके शहर में भी, अगर आप ये कहीं और से देख रहे होंगे तो आपके शहर में भी कई लोग इसे छोटी सी फैक्ट्री डाल के डिटर्जेंट, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन ये बना रहे होंगे। तो ये मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज प्लेयर इन लोगों के हाथ से, इन बड़ी कंपनियों के हाथ से धीरे धीरे करके कैप्चर करेंगे। तो अब इनके पास इनका चैलेंजिंग टाइम शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर आईटीसी के पास भी पर्सनल केयर है, उनके पास भी डिटर्जेंट है, उनके सोप्स आते हैं, ये सारी चीजें, तो उनका भी बिजनेस जा सकता है। हाँ सही बात है, पर आईटीसी का बिजनेस ऑलरेडी एफएमसीजी में कम है, तो उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अगर वो इतनी कैश रिच कंपनी है, अगर वो सही ऑफर्स लेकर, सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाकर इस सेगमेंट में काम करेगी, तो आईटीसी जो मार्केट शेयर HUL के हाथ से जाएगा वो कैप्चर कर सकती, इसकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी। इस वजह से मैंने जो आपसे बताया कि मैं आईटीसी पर ज़्यादा फोकस्ड हूँ यूनिलीवर के बजाय। अब ये तो मेरी थ्योरी हुई, ऑब्वियसली आपको इस पे विश्वास नहीं करना है, आपको अपनी थ्योरी डेवलप करनी है और उसके हिसाब से आपको अपना निवेश करना है। अब आईटीसी मेरे लिए एक वॉच लिस्ट में मेरी है, मैं इसमें निवेश भी कर रहा हूँ और आगे बढ़ाऊंगा भी। पर आप मुझे फॉलो ना करें, आप अपना एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो एफएमसीजी को, सेक्टर को समझाने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है। इन रेशियो में आप कुछ और रेशियो भी, अगर आपको कोई बताता है, कोई उसका रीज़न देता है, तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप उसे एनालाइज कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं और एक अच्छा निवेश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे और फिर से किसी कंपनी का या किसी सेक्टर का डिटेल एनालिसिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।